वेलकम टू कॉन्कर आईएएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 2 राज्य की नीति निरपेक्षता डीपीएसपी भाग 2। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, डीपीएसपी राज्य की नीति निरपेक्षता ये सभी एग्जामों के लिए जो सिविल सर्विसेज के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो अभी क्लासेस चल रही हैं तो एमपीपीएससी के लिए क्यों चल रही है, ठीक है, जो कि 11 अप्रैल 2021 में होने वाली है। एमपीपीएससी 2020। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल सेगमेंट है दोस्तों, तो इसमें दिया हुआ जो सिलेबस में एमपीपीएससी के, तो इसमें एक्ट दिया हुआ है। कौन सा एक्ट? 1919 का एक्ट एंड 1935 का एक्ट, भारत स्थापना अधिनियम 1919 और 1935। हालांकि स्टार्ट 1773 से और 1947 तक होता है अधिनियम, क्या था अंग्रेजों के समय, तो हमने सभी इनको कवर किया है। फिर हमने संविधान सभा की बात की है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कैसे संविधान बना, ये भी तो मतलब सिलेबस का पार्ट है। फिर हमने फंडामेंटल राइट की बात की, राज्य के मौलिक अधिकार क्या होंगे। फिर हम अब चल रहे हैं डीपीएसपी राज्य की नीति निरपेक्षता, तो इसके पहले मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों, डीपीएसपी भाग 4 में दिया हुआ है और आर्टिकल 36 to 51 में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट भाग 1 में भारत, तो इसमें आर्टिकल 1 to 4 है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। नागरिकता दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 5 to 11 है। भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है? आर्टिकल 12 to 35। भाग 4 आर्टिकल 36 to 51। तो हम आर्टिकल इसमें दोस्तों इसके पहले हमने क्या पढ़ा चुका हूँ? आर्टिकल 36 to 39 तक पढ़ा चुके हैं। आज हम आर्टिकल 40 to 49 के बीच में पढ़ने वाले हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, आज हम उसको कवर करेंगे। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कि जो राज्य की नीति निरपेक्षता तो है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप नहीं जा सकते अगर इसका वेलेफन हो रहा है, क्योंकि ये राज्य का दायित्व है, ना कि ये कानूनी और संवैधानिक अधिकार नहीं है। ठीक है, जैसा कि मौलिक अधिकार का संवैधानिक अधिकार है, तो इसको आप फोर्सफुली सरकार या कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसको लागू नहीं करवा सकती। ये राज्य की इच्छा पर डिपेंड करता है। यहाँ पे राज्य की परिभाषा वही है जो आर्टिकल 12 में दिया हुआ, जो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है, वही यहाँ पे राज्य का है। ठीक है, तो आप अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि मैंने वहाँ का राज्य के डिबेट में अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको जान लीजिए कि फोर्सेबल नहीं है। और अगर आप इसका राज्य की नीति निरपेक्षता का विलेखन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, जैसे मौलिक अधिकार में आप जा सकते हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार में राज्य को दायित्व है और बाध्यकारी है, और राज्य की नीति निरपेक्षता तो बाध्यकारी नहीं है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, राज्य की नीति निरपेक्षता आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा बोला है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जैसे आपको मैंने पहले बता दिया कि डीपीएसपी राज्य की नीति निरपेक्षता भाग 4 में आर्टिकल 36 to 51 के बीच में है। तो आज हम आर्टिकल 40 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आर्टिकल 36 to 39 कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय आर्टिकल 39 में मतलब कैसे सभी के लिए लीगल एडवाइस और समान न्याय मिलना चाहिए, कैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, और सभी चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जीविकोपार्जन के लिए सभी के लिए एक समान होगा। ठीक है,
आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 40। तो दोस्तों जो ये पढ़ रहे हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, तो ये फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। और ये आपसे जो पूछा जाएगा तो ये राज्य की नीति निर्देशक तंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका जवाब होना चाहिए आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेजेस पंचायती राज ग्राम पंचायतों का संगठन। तो आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायती राज ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ग्राम पंचायत की बात आ रही है, तो हम आपको बता दें कि इस समय संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। 73वां में ग्राम पंचायत की बात की गई है, पंचायत की बात कही गई, और 74वां में नगर पालिका की बात कही गई, ठीक है, नगर पालिका की बात की गई है। और 73वें संविधान संशोधन में इसमें 16 आर्टिकल हैं, 243 से लेके 16 तक दिया हुआ है, और इसमें 29 विषय हैं। 1993 में ये अधिनियम आया संवैधानिक रूप से, और इसको अनुसूची कौन को जोड़ी गई दोस्तों, तो अनुसूची 11 जोड़ी गई। तो ऐसे ही 74वां संविधान संशोधन ये भी 1993 में आया, ठीक है। इसमें भी 243, इसमें भी सत्य कि कैसे नगर पालिका का गठन होगा, कैसे चुनाव होगा। इसमें टोटल 18 विषय हैं, ठीक है। और इसकी जो अनुसूची कौन सी दोस्तों, तो 12 अनुसूची है। 12वें में नगर पंचायत की बात की गई है। हमारे मतलब मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन प्रेजेंट में 12 अनुसूची है। तो जो पहले थी तो ठीक है, लेकिन बाद में एक 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है, 10वीं दल बदल अधिनियम से है, 11वीं पंचायती राज से है, और 12वीं नगर पालिका से है। तो जो ग्राम पंचायत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायतों का गठन, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्राम पंचायतों का गठन किस डीपीएसपी में कहाँ है, तो आर्टिकल 40 में है, लेकिन इसका व्यापक रूप आर्टिकल 243 में है। हालांकि दोस्तों ये हम जब पंचायती राज पढ़ेंगे तो इसको वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। 73वां 74वां संविधान संशोधन, क्योंकि इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 73वां 74वां संविधान संशोधन 1993 और 1994 में संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई है। तो आज हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पंचायतों का गठन की बात है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। तो राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगी और उनको ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन करने के लिए कदम उठाएगी और उनको ऐसी शक्ति या अधिकार प्रदान करेगी जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल 41, ठीक है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, ठीक है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क टू एजुकेशन टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्त तथा अन्य अनहद अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को
प्राप्त करने को प्रभावी उपबंध करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 क्या बोलता है दोस्तों कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, तो काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। कुछ दशाएं कुछ भी हो सकती हैं, हो सकता है वो गरीब हो, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, क्या क्या वो दशाएं कुछ भी हो सकती है। इसमें बोला गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, तो राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्त, अनर्थ अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त करने को प्रभावी उपबंध करेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, बुढ़ापा में तो वृद्धा पेंशन सरकार देती है, निःशक्त जैसे दिव्यांगता, तो उनके लिए भी सरकार, बेकारी और काम करने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, सरकार कामें कर रही हैं और कामें चल रही हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल समझ में आ गया कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता का यहाँ पे जैसे सेंस दोस्तों आप समझिए कि जैसे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जैसे शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, उसमें भी है। आरटीआई अधिनियम 2010 में पूर्ण रूप से लागू हुआ सभी के लिए। ठीक है, मध्याह्न भोजन गवर्नमेंट स्कूलों में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिल के बच्चों को कैसे उनको फ्री एजुकेशन, फ्री कपड़ा, फ्री अलग बुक्स, खाना पीना सब कुछ उनको मिलता है, यहाँ तक कि फिर उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो ये सब जो है तो काम पाने, शिक्षा पाने, लोक सहायता पाने से, बुढ़ापा पेंशन हो गया, बीमारी, कोई बीमारी है जैसे तो सरकार बीमारी पे भी काम कर रही है, हेल्थ में भी। तो हेल्थ में जैसे लकी सभी लोग को 10 लाख रुपए तक बीमा है। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। तो कुछ दशाओं में काम और शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 में है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कि राज्य कोई फोर्सफुली कोई राज्य अपने आप का में काम करेगी। राज्य को कोई फोर्सफुली या कोई दबाव, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे मतलब कोई भी हो, राज्य इसमें दबाव नहीं डाल सकता। राज्य काम करेगा, इसमें राज्य को दायित्व दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 42 provision for justice and human condition of work and maternity leave। तो आर्टिकल 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क मैटरनिटी लीव। ठीक है, तो आर्टिकल 42 दोस्तों क्या बोलता है, काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। राज्य काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं को तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगी। ठीक है,
जैसे मैटरनिटी लीव, आर्टिकल इसी से रिलेटेड है। ठीक है, सरकार हालांकि पहले 12 था, उसको 24 कर दिया गया है। और इसमें पोषण का अधिकार, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। प्रसूति सहायता के लिए हर स्टेट अब और राज्य अलग अलग इसमें काम कर रही हैं। इसकी बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या बोलता है दोस्तों? लिविंग वेजेस ETC एंड फॉर वर्क्स, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी इत्यादि। ठीक है, तो लिविंग वेजेस इत्यादि फॉर वर्क, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। तो राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, श्रेष्ठ जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशा तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगी। और विशिष्टताएं ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तित्व व सहकारी पर बढ़ाने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो लिविंग वेजेस ETC फॉर वर्कर, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसमें राज्य का कर्तव्य है कि उपयुक्त विधान मतलब कोई कानून बनाए, इसमें आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग, कृषि में क्या क्या उद्योग होना चाहिए, कृषि के उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम या अन्य प्रकार से कोई और काम, औद्योगिक काम हो सकते हैं, मनरेगा का काम हो सकता है जैसे, तो अन्य प्रकार का कर्मकार, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं, जैसे सैटरडे या संडे ऑफ रहेगा ऑफिस, तो अवकाश से संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेंगी। मान लीजिए किसी विशिष्ट धर्म का या कि विशिष्ट समुदाय का कोई फेस्टिवल आता है तो उसमें छुट्टी मिलना चाहिए, तो सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेंगी। विशेषता ग्रामों में कुटीर उद्योग की व्यक्तित्व या सहकारी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों तो यहाँ पे सरकार, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे या फैक्ट्री हो, चाहे रोजगार के अन्य साधन भी हों, चाहे वो स्किल प्रोग्राम हो, तो सरकार सब पे काम करे और रोजगार जनरेट करने पर काम करेगा। ठीक है, तो ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व में है। लिविंग वेजेस ETC फॉर वर्क, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, तो चाहे वे इसमें जो भी उनका कानून बनाए राज्य, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे एग्रीकल्चर में, चाहे कोई अन्य हो, चाहे जिस हिसाब से हो, उसके साथ साथ अवकाश मतलब छुट्टियां भी हों, उनकी संस्कृति को बनाए रखें, और जो चाहे कुटीर उद्योग हो, चाहे सहकारी को बढ़ाने का प्रयास करेगी। ठीक है, अब आते हैं 43 का ए, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, तो आर्टिकल 43 लिविंग वेजिंग ETC फॉर वर्कर, तो आर्टिकल 43 का क्लॉज 1, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, 43 का क्लॉज ए, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, तो आर्टिकल 43A क्या बोलता है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, का भाग लेना, तो इसमें दोस्तों क्या है? राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगी। ठीक है, तो राज्य किसी उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है,
43 उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, तो आर्टिकल 43 का क्लॉज ए क्या बोलता है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। दोस्तों आप इसमें समझिए, राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रम, स्थापना या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकार कैसे भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान या अन्य से कदम उठाएगी। ठीक है, तो उद्योगों में जो काम करने वाले मजदूर हैं या वर्कर हैं या प्रोफेशनल स्किल्ड फुली स्किल्ड लेबर हैं, तो उनको उनकी काम करने के लिए उपयुक्त विधान या अन्य रीति के लिए कदम उठाएगी, राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, आर्टिकल 44 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी चर्चा में अभी तक चली रही है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। ठीक है, तो ये इसलिए मुद्दा है कि चाहे किसी भी संप्रदाय हो, अभी जैसे हिंदू मैरिज बिल एक्ट, ट्रिपल तलाक या और भी ऐसे समाज में कुरीतियाँ हैं, तो इसमें ये बात की जाती है कि राज्य का ये दायित्व है कि सभी के लिए समान कोर्ट हो, समान सिविल संहिता हो। तो इस पे बात चल रही है कॉमन सिविल कोड बनाने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। तो नागरिकों के लिए, सभी के लिए कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन अभी दोस्तों अभी तक हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन विभिन्न सरकारें आई और गई, और हो सकता है कि आने वाले समय में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना की जाए। ठीक है, तो ये इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, वेरी इंपॉर्टेंट। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। ठीक है, तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक है, तो राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। राज्य या भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल 44 प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो ऑफ एज ऑफ 6 ईयर। ठीक है, तो प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन बिलो ऑफ एज 6 ईयर। तो दोस्तों पहले क्या था, ये एज जो थी चिल्ड्रन की, चिल्ड्रन की, तो ये 6 to 14 था। लेकिन इसको क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से इसको राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 का क्लॉज ए में डाल दिया गया। तो यहाँ अब 0 to 6 ईयर हो गया। तो आर्टिकल 45 0 to 6 ईयर बच्चों के लिए बात करता है। तो प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चाइल्ड बिलो एज ऑफ 6 ईयर, तो आरंभिक निःशुल्क देखरेख 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लिए शिक्षा हेतु प्रबंध। तो राज्य 6 वर्ष की आयु को पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख और शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 45, तो दोस्तों इसमें क्या था, पहले 14 वर्ष तक था। ठीक है, लेकिन 86वां संशोधन के माध्यम से राइट टू एजुकेशन को तो वहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कर दिया गया। तब यहाँ पे अमेंडमेंट के माध्यम से 0 से 6 ईयर बच्चों के लिए राज्य का कर्तव्य है सभी बच्चों का आरंभिक शिक्षा दे और उसको देख रेख उपलब्ध कराने का प्रयास करे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया भी, तो नोट 86 संशोधन 2002, तो
21 प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, तो राज्य 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा। आर्टिकल 45 राज्य सभी बालिकाओं के लिए 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों क्या हो गया, 0 to 6 ईयर हो गया। ठीक है, अब 14 वर्ष यहाँ से ये हो गया, आ गया। और ये क्या है दोस्तों, ये आर्टिकल 21 भाग 3 में है, आर्टिकल 45 भाग 4 में है, आर्टिकल 51 भाग 4 का क्लॉज ए में है। तो ये मौलिक कर्तव्य है, ये डीपीएसपी है, ये फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट भाग 3 में आर्टिकल 21 का ए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अधिकार। आर्टिकल 45 डीपी राज्य के नीति निरपेक्ष तत्व भाग 4 में है, राज्य सभी बालिकाओं के लिए 0 से 6 आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का क्लॉज ए में आर्टिकल 51 का सब क्लॉज 11, यह हर स्तर भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को, चाहे वो उसके माता पिता हों या अभिभावक हों, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक सुविधा उपलब्ध करवाएं। ठीक है, तो ये 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमी इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर वर्कर सेक्शन, अनुसूचित जाति। तो आर्टिकल 46 प्रमोशन टू एजुकेशनल एंड इकोनॉमी इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर वीकर सेक्शन। तो दोस्तों इसमें क्या है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और आर्थिक संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तो राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशिष्टता, अनुसूचित जाति और जनजातियों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्यथा सभी प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 46 क्या बोलता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। राज्य जनता की दुर्बल वर्गों की विशिष्टता, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 47 ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द इम्प्रूवमेंट पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो आर्टिकल 47 ड्यूटी ऑफ स्टेट टू राइज ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूवमेंट पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो दोस्तों समझिए, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने वाले लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो ड्यू टू स्टेट ऑफ राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूवमेंट द हेल्थ। तो पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो आर्टिकल 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो दोस्तों राज्य अपने लोगों को पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टता, मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
औषधियों और औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो राज्य अपने लोगों को पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए राज्य अपने लोगों को पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपनी प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। मतलब समझिए, राज्य अपने लोगों को पोषण स्तर और जीवन स्तर, दो चीजें, पोषण स्तर और जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य, पोषण स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। और राज्य विशिष्ट मादक पेय पदार्थों के और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े दोस्तों, आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कृषि और पशुपालन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो कृषि और पशुपालन संगठन। और आर्टिकल 47, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, कृषि और पशुपालन संगठन। कृषि एवं पशुपालन संगठन, आर्टिकल 48, तो राज्य का नीति निरूपक तत्व का ये भी कर्तव्य है कि कृषि और पशुपालन संगठन करें। तो इसमें दोस्तों क्या है, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्ट गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू वाहक पशुओं की नस्लों का परीक्षण और सुधार करने के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, तो राज्य की नीति निरूपक तत्व आर्टिकल 48 क्या बोलता है दोस्तों, कृषि और पशुपालन संगठन, तो जिसमें राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों को संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्ट, चाहे वो गाय हों चाहे बछड़े हों, मतलब गाय के बच्चे या दुधारू गाय या भैंस चाहे बकरी, मतलब जो भी हो, तो वाहक पशुओं की नस्लों का परीक्षण करेगा और सुधार करने के लिए भी करेगा और उनके मतलब वध करने, मतलब उनको मार डालने में प्रतिबंध भी लगाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं आर्टिकल 48 का क्लॉज ए, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ अ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 48 का क्लॉज ए, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, तो पर्यावरण की संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीव की रक्षा। ठीक है, तो आर्टिकल 48 का क्लॉज ए, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। तो दोस्तों, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का वन तथा वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, आर्टिकल 48 का क्लॉज ए, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो पर्यावरण का संरक्षण राज्य का नीति निरूपक तत्व का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन जीवों की रक्षा करना कर्तव्य है। ठीक है, तो राज्य देश के पर्यावरण की संरक्षण और संवर्धन के लिए वन तथा वन जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन संगठन है। आर्टिकल 40 का क्लॉज ए, पर्यावरण की संरक्षण, संवर्धन और वन जीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, आर्टिकल 49, प्रोटेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। ठीक है, तो आर्टिकल 49,
प्रोटेक्शन ऑफ मूवमेंट, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। ठीक है, तो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान वस्तुओं का यथास्थिति, तुलना, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्यय, निर्यात का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। ठीक है, तो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारकों को या स्थान को वस्तुओं की यथास्थिति या विनाश का अपहरण, व्यय या निर्यात का संरक्षण करना राज्य के लिए बाध्यकारी होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज, पंचायती राज, ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 प्रोविजन ऑफ जस्टिस, ह्यूमन कंडीशन एंड वर्क मैटरनिटी लीव। ठीक है, काम और न्याय संगत और मनोवैज्ञानिक दशाओं में प्रसूति सहायता का प्रबंध। आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस, ETC एंड वर्कर्स, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। आर्टिकल 43 का क्लॉज है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। आर्टिकल 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। 45 प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर। फिर आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना। आर्टिकल 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य सुधार करना, राज्य का कर्तव्य। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन संगठन। 48 का ए पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन जीवों की रक्षा करना। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना, जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची। तो राष्ट्रीय महत्व के जो भी इम्पोर्टेंट धरोहर हैं उसको शामिल करना, उनके स्थानों का संरक्षण करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। The bell icon button, please subscribe the channel, like and share the video। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।